और क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वप्रथम इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स में आपके पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तरों का अध्ययन हम करते हैं क्रैश कोर्स में। तो आज हम विलियन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके उत्तरों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वप्रथम तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विलियन होता क्या है। देखिए विलियन का अर्थ होता है कि आपने एक पदार्थ लिए और आपने दूसरा पदार्थ लिए। अब उनके यदि आपने परमाणुओं को या अणुओं को या आयनों को मिलाए और इस प्रकार से मिलाए कि ये समान रूप से मिले हो, क्या मिले हो, समान रूप से मिले हो, तो इस प्रकार जो आपका मिश्रण बनेगा उसे क्या कहते हैं, हम विलियन कहते हैं। तो विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों के समांगी मिश्रण को, किसको, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो ये हो गई विलियन की डेफिनेशन। अब विलियन के कई प्रकार होते हैं। विलियन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ठोस विलियन, एक होता है द्रव विलियन और एक होता है गैसीय विलियन। ओके, जो आपका विलियन होता है वो दो पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। यदि आप विलेय और विलायक को मिला दे आपस में तो यह क्या बन जाता है, आपका विलियन बन जाता है। तो विलियन किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। याद रखना विलेय वह होता है जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक वह होता है जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो आपका शरबत, जो आपका शरबत रहता है उसमें क्या रहता है, जो जल रहता है उसमें जल लेते हैं हम, फिर उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, उनमें हम नींबू निचोड़ते हैं, फिर उसमें शक्कर मिलाते हैं। तो जो उसमें क्या क्या रहता है, जल भी रहता है प्लस नींबू भी रहता है प्लस आपका शक्कर भी रहता है। तो बताइए इन तीनों में से अधिक मात्रा में कौन उपस्थित रहता है, शरबत में जल, तो ये क्या हो गया आपका विलायक, और नींबू शक्कर हम जल की अपेक्षा कम मात्रा में मिलाते हैं तो नींबू और शक्कर क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। ओके, तो जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलियन में वो कहलाता है विलेय और जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। या इसे आप दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि जिसमें मिलाते हैं वो कहलाता है विलायक और जिसको मिलाते हैं वो कहलाता है विलेय। दैट्स क्लियर। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो आपका विलियन होगा उसमें विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं किंतु विलायक सदैव एक ही रहेगा। विलायक की मात्रा, विलायक सदैव एक ही रहेगा किंतु विलेय एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि शरबत के उदाहरण में विलेय कितने, 2 है, किंतु विलायक सदैव याद रखना एक ही होता है किंतु विलेय एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो ठोस जो विलियन के 3 प्रकार होते हैं, ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैसीय विलियन। ठोस विलियन में जो विलेय रहता है वो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकता है किंतु हमेशा याद रखिए जो आपका विलायक होगा, वो सदैव क्या होगा, आपका ठोस होगा। विलायक क्या होगा, ठोस होगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें आपके द्रव विलियन के, तो द्रव विलियन में भी हमेशा याद रखिए जो आपका विलेय होगा, क्या होगा, जो आपका विलेय होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। किंतु जो आपका विलायक होगा वो सदैव क्या होगा, आपका एक प्रकार से द्रव ही होगा। और यदि हम गैसीय विलियन की बात करें तो आप सभी जानते हैं गैसीय विलियन में भी यही होगा कि आपका विलेय कुछ भी हो सकता है। विलेय है तो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन जो आपका विलायक है वो सदैव क्या होगा, यहाँ गैस होगा।
तो ये होते हैं विलयन के 3 प्रकार। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक इंट्रो के रूप में मैंने आपको ये सब चीजों के बारे में बता दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पढ़ेंगे अब हम विलियन की सांद्रता, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता का अर्थ क्या होता है? देखिए विलियन की सांद्रता का अर्थ होता है कि माना यह क्या आपका एक पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है आपका जल, और जल क्या है? विलायक है। जल आपने सभी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, कि जल को आप इस दुनिया में कहीं भी विलायक मान सकते हैं। तो ये हमने मिला दिया जल, ओके, और हमने बाहर से मिला दिया इसमें शक्कर। हमने इसमें बाहर से क्या मिला दिया? आपका शक्कर मिला दिया। बाहर से क्या मिला दिया? इसमें शक्कर मिला दिया। तो सांद्रता का अर्थ होता है कि ये जो आपका विलयन बना है, ये विलय भी मिल गया, विलायक भी मिल गया, तो आपका विलयन बन गया। तो ये जो विलयन है इसमें जो विलायक है उसमें आपका विलय कितना है ये आपको कौन बताता है? विलयन की सांद्रता बताता है। यदि किसी ने आपसे ये कहा कि विलयन की सांद्रता है 0.1 मोलर का, 0.1 मोलर का, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 1 लीटर यदि विलायक होगा, 1 लीटर यदि विलायक है तो उसमें 0.1 क्या होगा? आपका विलेय होगा। 0.1 क्या होगा? विलेय होगा। यदि किसी ने आपको बोल दिया कि जो आपकी विलयन की सांद्रता है वो कितनी है? 2 मोलर का है, इसका मतलब क्या होगा? यदि हम विलायक का 1000 ग्राम ले, यदि हम विलायक का 1000 ग्राम ले तो उसमें जो विलेय होगा, जो विलेय के मोल होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ विलेय के मोल कितने होंगे? 0.1 होंगे। तो विलयन की सांद्रता का क्या अर्थ हुआ कि आपका विलयन में विलेय कितना उपस्थित है, या आपके विलायक में कितना विलेय उपस्थित है, ये कौन बताता है आपको? विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे क्या है हमारे पास? पैमाने हैं। जो हमारा पहला पैमाना है वो है आपका मोलरता, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है मोलरता, तीसरा है आपका मोल अंश, जिसे आप मोल प्रभाव भी बोलते हैं, मोल अंश, और चौथा है आपका प्रतिशतता। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे होते हैं, जैसे कि नॉर्मलता भी होती है, फिर फॉर्मलता, फिर द्रव्यमान प्रतिशतता, ऐसे बहुत सारे होते हैं आपके। द्रव्यमान प्रभाव होता है, किंतु यदि हम महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखें तो ये आपके मोलरता, मोलंश, प्रतिशतता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी अब हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। देखिए मोलरता का क्या अर्थ होता है? मोलरता का अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का 1 लीटर आयतन लेते हो तो उसमें विलय के मोल कितने हैं? विलय के मोलों की संख्या, उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी है यदि आप विलयन का 1 लीटर आयतन लेते हैं? यदि विलयन का 1 लीटर आयतन हो, यदि विलयन का क्या हो? 1 लीटर आयतन हो, तो उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी होगी? यह कौन बताएगा आपको? मोलरता बताएगा। इसे आप कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम मोलरता के सूत्र की बात करें तो वो होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का लीटर में आयतन। ये क्या होता है आपका? मोलरता, विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में लेना है। अब बात आती है क्या विलय के मोलों की संख्या का अर्थ क्या हुआ? देखिए जो विलय के मोलों की संख्या का अर्थ होता है वो होता है जो आपके, यदि हम मोलों की संख्या निकालना चाहें तो मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, जिसके भी आप मोलों की संख्या निकाल रहे हैं,
आपका उसका चाहिए भार और उसका चाहिए आपको अणुभार। सपोज हम मान लेते हैं हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो आपको विलेय जो भी होगा उसका भार देखना होगा और उसका अणुभार का उसमें क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा, विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। तो किस प्रकार से लिखेंगे, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। होल डिवाइड बाय विलियन का लीटर में आयतन। अब यदि आपको जो आयतन दिया हो यदि मिलीलीटर में दिया हो, तब आप क्या करेंगे, आप इस जो लीटर है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, विलियन का मिलीलीटर में आयतन अपॉन 1000। जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी आपको मिलीलीटर में आयतन दिया हुआ है, उसको यदि आप 1000 से भाग लगा देते हैं तो आपका विलियन का लीटर में आयतन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इस सूत्र को और भी अच्छे से लिखना चाहे तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस सूत्र को देखिए, विलेय का भार ये ऊपर आ जाएगा गुणा 1000, विलेय का अणुभार गुणा क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, वो भी किसमें, मिलीलीटर में। विलियन का आयतन, जिसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं, विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मोलरता का सूत्र, जो कि क्या होता है, विलेय का भार गुणा 1000 अपॉन विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन। विलियन का क्या, आयतन। तो यदि परीक्षा में पूछा जाता है मोलरता क्या है, तो आपको क्या लिखना है, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और ये फॉर्मूला को आपको तोड़ते हुए इस प्रकार से लिख देना है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं, जिससे कि आप मोलरता का उचित प्रकार से ज्ञान ले सकें। देखिए ये है प्रश्न कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो m अर्थात मोलरता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम जो आपको दिया है उसे क्या है, लिखना है। और यदि आप न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करते हैं तो आपको यहाँ क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। कई बच्चे क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, आंसर नहीं लिखना है। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा, उसके बाद जो आएगा वहां आंसर लिखना है, यहाँ आपको आंसर लिखना है। यदि आप यहाँ आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, पहले सॉल्यूशन लिखना है। जो दिया है वो लिख लो। देखो जो आपका NaCl है वो कितना दिया आपको, 5.85 ग्राम। जो आपका विलियन है वो कितना दिया है आपको, 200 मिलीलीटर उसका आयतन। ओके, तो बताइए हमने NaCl को इतने मिलीलीटर में क्या है, घोला है। इतने मिलीलीटर विलियन में क्या किया है, घोला है। तो जो आपका NaCl है वो क्या होगा, एक प्रकार से विलेय होगा। तो जो विलेय की ग्राम में मात्रा क्या आ गई आपकी, 5.85 ग्राम। और जो आपका विलियन है उसका आयतन कितना हो गया, 200 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिया है NaCl, इसका क्या कर लेंगे, अणुभार ज्ञात कर लेंगे। विलेय का अणुभार हम क्या ज्ञात कर लेंगे, विलेय का अणुभार। तो देखिए यदि आप Na की बात करें तो उसका अणुभार कितना होता है, 23। और जो आपका Cl होता है उसका अणुभार कितना होता है, 35.5। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखो तो 0.585। तो विलेय का जो अणुभार है वो कितना है, 58.5। अब हम मोलरता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि लिखा है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार गुणा 1000 अपॉन विलेय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो यहाँ से देखिए जो आपका विलेय का भार है वो कितना दिया, 5.85 ग्राम। तो 5.85 गुणा 1000 जैसा का वैसा
डिवाइड बाय विलेय का अनुभार कितना दिया है आपको, हमने खुद ही निकाला है 58.5 गुणा विलियन का आयतन मिलीलीटर में। देखिए मिलीलीटर में पूछ रहा है तो विलियन का मिलीलीटर में आयतन कितना दिया आपका 200। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो आपका फाइनली जो होगा वो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 टाइम 5.85 इंटू 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 58.5। देखिए अब हम जो है इस दशमलव चिन्ह को हटा रहे, अब इस दशमलव चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो इसके स्थान पे 1 आ जाएगा। कितने अंक है दशमलव के बाद 2, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे और ये आपका हट गया। इसी प्रकार इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, इसके बाद कितने जीरो है आपके, 1 ही जीरो है, तो ये भी दशमलव हट गया। अब देखिए ये 585 से 585 कैंसिल, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या आ जाएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 5 से आपका ये 2 कैंसिल, तो आपकी मोलरता कितनी आ गई 1/2, जिसे आप 0.5 लिखते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 0.5 आपकी क्या आई है, मोलरता आई है, 0.5 क्या आई है आपकी मोलरता आई है। तो ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अब हम बात करेंगे मोलरता के बारे में। देखिए अब हम चर्चा कर लेते हैं मोलरता के ऊपर। सेकंड मोलरता। मोलरता क्या होती है, मोलरता का भी अर्थ होता है कि विलेय के मूलों की संख्या, लेकिन इसमें एक शर्त होती है, विलेय के मूलों की संख्या निकालनी रहती है इसमें भी, लेकिन वो विलेय के मूलों की संख्या के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, 1000 ग्राम विलायक का। किसका, 1000 ग्राम विलायक का। मतलब 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या कितनी होगी यह हमें कौन बताएगा, मोलरता बताएगा। अर्थात मोलरता को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, मोलरता को याद रखिए हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की, या इसे आप विलेय के मूल भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 1000, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मोलरता का सूत्र। यदि आपको परीक्षा में पूछ रहा है कि मोलरता क्या है तो लिखिएगा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोल गुणा 1000 अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा। विलेय के मूल को हम क्या लिख सकते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की क्या ग्राम मात्रा गुणा 1000 जैसा का वैसा, डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा विलेय का अनुभार, जो भी आपका विलेय का अनुभार दिया होगा, विलेय का अनुभार गुणा विलायक की, वहां था विलियन का लीटर में आयतन, यहाँ क्या है विलायक की ग्राम मात्रा। तो ये हो जाएगा आपका किसका सूत्र, मोलरता का सूत्र। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए यह है आपके सामने एक न्यूमेरिकल, इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन स्टार्टर। देखिए आपको H2O की कितनी मात्रा दी है पहले वो लिखना है। H2O की जो मात्रा है वो कितनी दी है आपको 500 ग्राम, और जो आपका NaOH की मात्रा है वो कितनी दी है आपको 4 ग्राम। अब आपको यहाँ यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में विलेय कौन है विलायक कौन है। देखिए जो आपका विलायक होता है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो बताइए 500 ग्राम अधिक है 4 ग्राम, ऑब्वियसली बात है 500 ग्राम अधिक है। या फिर इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आपका H2O है वो क्या सार्वत्रिक विलायक है, तो आपका जो H2O होगा वो क्या होगा विलायक, और जो आपका NaOH होगा जो कि कम मात्रा में भी उपस्थित है वो क्या हो जाएगा आपका विलेय। तो हमें इसकी क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो पहले तो मोलरता का सूत्र लिखिए, क्या होता है आपका मोलरता का यदि सूत्र लिखे तो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार। अच्छे से फॉर्मूला क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिखिए। उसके बाद
आपका फॉर्मूला जो जो चीज निकालने वाला उसका फॉर्मूला लिखिए और फिर सॉल्व करिए, आसानी से हो जाएगा। विलेय का अनुभार गुणा विलायक की मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम मात्रा, बिल्कुल ये होता है। तो अब देखिए यहाँ आपका विलेय क्या है NaOH, तो उसका भार दिया आपको, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है 4 ग्राम, जो आपका 1000 तो जैसा का वैसा 1000। विलेय का अनुभार, विलेय क्या है आपका NaOH, इसका अनुभार निकालेंगे हम, देखिए किस प्रकार से निकलेगा। NaOH, NaOH में Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ लिख लेते हैं विलेय का अनुभार 40 गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है आपकी 500 दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, जो जो मान दिए हुए थे उन्हें क्या कर लिया, हमने रख लिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा 0 से 0, ये वाला 0 से वाला 0, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 1/5। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 15, अर्थात जो आपकी मोलरता है, सॉरी मोलरता है वो कितनी आई आपकी 1/5 आई है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पद की, जिस तीसरे पद का नाम है मोल अंश। अब हम बात कर लेते हैं विलयन की सांद्रता को मापने के तीसरे पद, जिसका नाम है मोल अंश, जिसका नाम क्या है आपका मोल अंश। इसे कई लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है कि विलयन में, ये माना क्या है आपका विलयन है, ये क्या है आपका विलयन है, और इस विलयन में क्या मिला हुआ है आपका विलायक मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है विलायक मिला हुआ है, मतलब विलायक है, और हमने बाहर से क्या मिला है, इसमें हमने बाहर से क्या मिला है विलेय मिलाया है, क्या मिला है विलेय मिलाया है। और उस जो विलेय को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं, जो हमने विलेय मिलाया है, ये हमने विलेय मिलाया है, तो हमें पूछेगा कि बताइए विलेय का मोल अंश कितना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, जो मोल अंश होता है या तो आपका विलेय का होता है, विलेय का मोल अंश भी होता है और विलायक का भी होता है। यदि हमें विलेय का मोल अंश लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोल या मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलेय प्लस विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के मोल। तो इस प्रकार से आप विलेय का मोल अंश निकाल सकते हैं। यदि आपको विलायक का मोल अंश निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे आप विलायक का मोल अंश, इसे मूल प्रभाज भी कहते हैं। वो किस प्रकार से निकालेंगे आप, विलायक के मोल डिवाइड बाय विलेय प्लस विलायक के मोल, दोनों के मोल को आप जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे के मोल। तो ये होता है आपका विलेय का मोल प्रभार, इस प्रकार से निकालते हैं। विलायक का मोल प्रभार इस प्रकार से निकाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, मोल अंश निकालते हैं। ओके, जो आपका मोल अंश है उसको हम साधारणतः x से प्रदर्शित कर सकते हैं, या बहुत प्रकार से रहता है, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम विलेय का मोल प्रभार ज्ञात कर सकते हैं तो आप यहाँ विलेय लिख दीजिए, यदि हम विलायक का ज्ञात करें तो यहाँ विलायक लिख दीजिए, और इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं मोल अंश को। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। यह दिया हुआ है आपको एक
प्रमुख प्रश्न। प्रश्न ये कहता है कि 90 ग्राम H2O में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो आपका NaOH का भी मोल अंश निकालना है और H2O का भी मोल अंश निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए जो आपका NaOH है वो क्या होगा, विलेय होगा क्योंकि कम मात्रा में उपस्थित है, और जो H2O होगा वो अधिक मात्रा में उपस्थित है तो क्या होगा, विलायक हो जाएगा। तो हमें यहाँ H2O का भी मोल प्रभाव निकालना है। H2O का मोल अंश या मोल प्रभाव के बाद दी गई है मोल अंश, वो कितना हो जाएगा आपका, अच्छे से लिख लीजिए, H2O के मोल डिवाइड बाय विलेय जो कि आपका कितना है NaOH के मोल धन विलायक के मोल जो कि आपका H2O के मोल। इस प्रकार से क्या निकलेंगे आपके, H2O का क्या निकलेगा, मोल अंश निकलेगा। अब H2O के हमें मोल निकालना है तो हम किस प्रकार से निकाले, हमने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, मोल यदि निकालना है या मोलों की संख्या निकालना है तो उसका क्या मतलब होता है, भार डिवाइड बाय अनुभार, यही होता है इसका मतलब मोल का अर्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O का भार जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में डिवाइड बाय H2O का अनुभार। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा आपका NaOH के मूल निकालना है तो NaOH का भार डिवाइड बाय NaOH अनुभार धन H2O का भार डिवाइड बाय H2O अनुभार। ये होता है। अब जो आपका H2O है उसका भार कितना दिया है 90, तो यहाँ हम लिख लेते हैं आपका 90 डिवाइड बाय H2O का भार कितना होता है, जब निकाले तो H2O हाइड्रोजन का 2 और ये 16 तो कितना हो गया 18, तो H2O का भार कितना होता है 18। जो आपका NaOH का भार है वो कितना दिया है आपको 4 ग्राम, लिख लिए। NaOH का भार कितना होता है, ये भी हम निकाला था, कितना होता है 40 होता है, पिछले क्वेश्चन में निकाला कितना होता है 40, धन H2O का भार कितना होता है 90, सॉरी भार मतलब कि जो दिया है आपको 90, और होता कितना H2O का भार, वो होता है 18। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 18 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा तो 5 डिवाइड बाय ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा 1/10। देखिए 4 1 जा 4 4 10 जा 14 प्लस 18 5 90, सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 5/1/10 क्या होता है आपका 0.1 प्लस 5, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 5/5.1, जिसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, जिसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.981। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 0.981, जैसे आप 5/5.1 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 5/5.1 को क्या करेंगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये आ गया आपका H2O का मोल अंश। अब हम निकाल देते हैं आपका NaOH के मोल, NaOH का मोल प्रभाव, सॉरी NaOH का मोल प्रभाव या जिसे मोल अंश भी कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा NaOH के मोल डिवाइड बाय NaOH के मोल धन H2O के मोल। NaOH के मोल लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, NaOH का भार डिवाइड बाय NaOH का अनुभार डिवाइड बाय NaOH के मोल को किस प्रकार लिखेंगे, NaOH भार डिवाइड बाय NaOH अनुभार प्लस H2O का लिखेंगे तो H2O भार, H2O के मोल को इस प्रकार तोड़ेंगे H2O का अनुभार। अब यहाँ देखिए जो आपका NaOH का भार है वो कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 4 ग्राम, तो क्या 4 डिवाइड बाय NaOH का भार कितना होता है 40 डिवाइड बाय NaOH का भार कितना होता है 4 डिवाइड बाय 40, अनुभार 40 होता है, और H2O का भार कितना होता है आपका, कितना दिया हुआ है सॉरी कितना दिया 90 ग्राम, और इसका अनुभार कितना होता है आपका 18। इसे सॉल्व कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा 1/10, यदि हम देखें तो 4 1 जा 4
जाएगा 14, ये भी हो जाएगा 1/10 और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5.1, जिसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। इधर सॉल्व पहले दशमलव को हटा लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये दशमलव का 1 और इसके बाद एक ही शून्य है, इसके बाद दशमलव का 1 और इसके बाद एक ही शून्य है 0, तो 10 से 10 कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा 1/51, जिसे आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो उत्तर आएगा वो होगा आपका 0.019, तो ये आ जाएगा आपका NaOH का मोल अंश। सदैव याद रखिएगा बच्चे अक्सर मोल अंश और जो मोल होते हैं या मोलों की संख्या होती है उसे बराबर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोल बराबर होता है भार अपन अनुभार, जबकि मोल अंश का मतलब होता है ये। ओके, अब हम बात कर लेते हैं चौथे पद प्रतिशतता के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चौथे पद विकिरण की सांद्रता को मापने वाला, वो है प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता, देखिए प्रतिशतता का अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का 100 ग्राम लेते हैं या 100 मिलीलीटर लेते हैं तो उसमें विलेय कितना उपस्थित है, यह आपको कौन बताता है, प्रतिशतता बताता है। अर्थात विलयन के 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। अब यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है भारानुसार प्रतिशतता, दूसरी होती है आपकी आयतानुसार प्रतिशतता, आयतन अनुसार प्रतिशतता, और तीसरी होती है आपकी भार आयतानुसार प्रतिशतता, आयतानुसार प्रतिशतता। तो ये 3 प्रकार की प्रतिशतता होती है जिनसे कि आपको साधारणतः प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम भारानुसार प्रतिशतता को पढ़ेंगे, फिर आयतानुसार और फिर भार आयतानुसार प्रतिशतता को पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं भारानुसार प्रतिशतता से। भारानुसार प्रतिशतता, भारानुसार प्रतिशतता का अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का कितना ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, तो उसमें आपका विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का भार कितना होगा। मतलब यदि आप विलयन का 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें विलयन का भार क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है भारानुसार प्रतिशतता का। भारानुसार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार अपॉन विलयन का भार गुणा 100। ये होता है आपका भारानुसार प्रतिशतता। भारानुसार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार डिवाइड बाय विलयन का भार गुणा 100। फिर हम बात करते हैं आयतन अनुसार प्रतिशतता। आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में, वो क्या होता है, यदि आप विलयन का 100 मिलीलीटर आयतन लेते हैं, 100 मिलीलीटर आयतन लेते हैं तो उसमें विलेय का आयतन कितना है, विलेय का आयतन कितना, ये कौन बताता है आपको, आयतनानुसार प्रतिशतता बताता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं, आयतनानुसार प्रतिशतता। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। ये होता है आपका आयतनानुसार प्रतिशतता। अब हम बात कर लेते हैं भार आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में। भार आयतनानुसार प्रतिशतता के बारे में देखिए, ये क्या होता है कि यदि आप विलयन
100 मिलीलीटर क्या लेते हैं, आयतन लेते हैं, तो उसमें विलेय का भार कितना है, तो उसमें विलेय का भार कितना है। तो भार आयतन अनुसार प्रतिशत का क्या क्या अर्थ होता है कि यदि आप विलयन का 100 मिलीलीटर आयतन लेते हैं तो आपको विलेय का क्या भार प्राप्त होगा, ये होता है भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। यदि हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो क्या होता है आपका, भार आयतन अनुसार प्रतिशतता का फॉर्मूला यदि हम देखें तो वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन, वो भी मिलीलीटर में लेना है, विलयन का आयतन गुणा क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये होता है आपका भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। अब प्रतिशतता पर हम आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जिससे आपको प्रतिशतता का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। यह है आपका प्रतिशतता के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि 4 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है तो आपको H2SO4 की प्रतिशतता निकालना है। अब आपको ये नहीं पूछेगा सीधे कि आपको भार अनुसार प्रतिशतता निकालो H2SO4 की, या आयतन अनुसार प्रतिशतता निकालो, या भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। आपको स्वयं ही थोड़ा तर्क लगा के प्रतिशतता का उस फॉर्मूले को यूज करना जो कि आप प्रयोग होगा। तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, तो अभी भी आंसर ना लिखिएगा, यहाँ जो आपका H2SO4 है बताइए वो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है ये क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है तो ये आपका क्या होगा, विलेय होगा। तो H2SO4 की मात्रा कितनी दी है 4 ग्राम, जो कि क्या है आपका विलेय है। जो विलयन का आयतन दिया है, विलयन का क्या दिया है, आयतन दिया है, तो वो कितना दिया है 1000 मिलीलीटर, वो कितना दिया आपका 1000 मिलीलीटर। अब आपको H2SO4 की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसी कौन सी प्रतिशतता है जिसमें भार और आयतन का संबंध होता है, तो वो है भार आयतनानुसार प्रतिशतता। भार आयतनानुसार प्रतिशतता क्या हो जाएगी, भार आयतनानुसार प्रतिशतता है H2SO4 की भार आयतनानुसार प्रतिशतता क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 4 ग्राम डिवाइड बाय विलयन का आयतन जो कि कितना है 1000 गुणा यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका H2SO4 का प्रतिशतता निकल जाएगी। तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसे यदि हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 0.4, यानी कि आपकी H2SO4 की जो प्रतिशतता है वो कितनी हो जाएगी 0.4% हो जाएगी। आपको पहचान के आना चाहिए कि हमें प्रतिशतता पूछा है कौन सी पूछा है, उससे सीधे आपको नाम देगा कि भार अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, आयतन अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, या भार आयतन अनुसार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको स्वयं में क्या करना है, तर्क लगा के उस फॉर्मूले को सोचना है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं सांद्रता ज्ञात करने के 5वें पद के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं विलयन की सांद्रता को मापने के 5वें पद नॉर्मलता के बारे में। इसके बारे में नॉर्मलता के बारे में, तो देखिए नॉर्मलता वास्तव में होती क्या है। नॉर्मलता का अर्थ होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांक कितने हैं, विलेय के तुल्यांक कितने हैं, यदि आपका जो विलयन है उसका जो आयतन है वो कितना हो 1 लीटर हो। यदि आपके विलयन का जो आयतन है वो कितना है 1 लीटर आयतन है, तो उसमें विलेय के तुल्यांक कितने हैं ये कौन बताता है, हमें नॉर्मलता बताती है। नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपकी नॉर्मलता होती है वो होती है आपकी विलेय के तुल्यांक डिवाइड बाय विलयन का आयतन। ये होता है विलयन का क्या हो जाएगा आयतन, वो भी लीटर में। अब तुल्यांक का अर्थ क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तुल्यांक का एक फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा, जिसका भी आप निकाल रहे हैं। मान लो विलेय का तुल्यांक निकाले तो विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय विलेय का क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। विलेय का क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। ओके, तो हम इस विलेय के तुल्यांक को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विलेय की मात्रा
डिवाइड बाय विलेय का तुल्यांकी भार, क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा ये जो आपका विलियन दिया हुआ है, यदि हम मिलीलीटर में दिया हो तो विलियन का आयतन, यदि किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, किस में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो ऊपर किसका गुणा लगा देंगे, 1000 गुणा निकल जाए लगा देंगे। तो n का मान क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा गुणा 1000 और विलेय का तुल्यांकी भार गुणा विलियन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है नॉर्मलता क्या है, तो नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और n का फॉर्मूला लिख देंगे ये वाला, और आपका तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम मात्रा डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। अब हम इस पर एक आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यह है आपका प्रश्न, NaOH का यदि 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम NaOH घुला हो, कितना घुला हो, 5 ग्राम NaOH घुला हो, तो विलियन का क्या निकालना है, हमें नॉर्मलता निकालनी है। तो हमें जो जो दिया है उसे हम लिख लेते, पहले सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपका, जो आपका विलियन है उसका आयतन कितना दिया है, विलियन का आयतन कितना दिया है आपको, 1 लीटर। इसे यदि हम कन्वर्ट करें मिलीलीटर में तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर। जो आपका NaOH की मात्रा दी है जो कि क्या है, विलेय है, जो कि विलेय है, वो कितना दिया है आपको, 5 ग्राम। तो NaOH का विलियन है, NaOH का विलियन है, उसमें 5 ग्राम NaOH घुला है। तो कौन घुला है, NaOH, तो वो क्या हो जाएगा आपका विलेय हो जाएगा। और विलियन तो आपका NaOH का विलियन है, वो शायद NaOH जो विलियन बना हुआ इस प्रकार से बना हुआ कि NaOH प्लस जल, तो आपको बना NaOH का विलियन, तो उसका आयतन कितना दिया है, 1000 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब हमें नॉर्मलता निकालने के लिए हम पहले विलेय का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। विलेय का क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। विलेय का क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार का मतलब है कि जो आपका NaOH है उसका हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। उसमें क्या निकालना है, उसका हमें क्या निकालना है, आपको अणुभार निकालना है। तो NaOH का अणुभार कितना होता है, 40 होता है। और जो आपका तुल्यांकी भार है वो किस प्रकार निकाला जाता है, जो हमें यदि विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है हमें, तो हमें क्या लिखना होगा, विलेय का, इसका भी फॉर्म होता है विलेय का तुल्यांकी भार का, विलेय का अणुभार डिवाइड बाय जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या है, जिसके जितने उसमें धनावेश है या ऋणावेश है। तो देखिए जो आपका NaOH है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आती है, Na के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस। तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए, पहले जो आपका NH हुआ वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो आपका OH कुल मिला के है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मान लेते हैं इसमें भी आपके जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, तो इन्होंने Na से क्या ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इनके ऊपर आ गया माइनस और इनके ऊपर आ गया प्लस। तो देखिए इस स्थान पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, NaOH में स्थान पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। विलेय का अणुभार कितना है, विलेय क्या है आपका, यदि हम देखें तो आपको विलेय क्या है, NaOH, तो NaOH का क्या हो जाएगा अणुभार। तो यहाँ से देखिए आपका NaOH का अणुभार कितना होता है, आपका जो NaOH का अणुभार होता है वो होता है आपका 40। तो ऐसे आपका तुल्यांकी भार निकल के क्या आ गया, 40 आ गया। अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, विलेय का भार जो कि कितना दिया है आपको, 5 ग्राम गुणा 1000 डिवाइड बाय विलेय का तुल्यांकी भार होता है जो कितना दिया है, 40 गुणा, अब हमें क्या देखना है, विलियन का मिलीलीटर में आयतन वो कितना होता है, 1000। तो ये जीरो से ये सभी जीरो कैंसिल और 5 8 40। तो आपकी जो नॉर्मलता होगी वो कितनी आ गई, 1/8। अब हम बात कर लेते हैं विलियन की सांद्रता को मापने के अंतिम पद के बारे में जो कि होती है फॉर्मूला। तो हम बात कर लेते हैं अंतिम पद विलियन की सांद्रता को मापने का जो कि है फॉर्मूला, जो कि क्या है आपका फॉर्मूला,
जो कि क्या है आपका फॉर्मूलता। और जो फॉर्मूलता होती है वो क्या होती है, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। जो भी विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान रहता है उसकी संख्या, लेकिन उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि जो आपका विलयन का आयतन लीटर में दिया हो, विलयन का लीटर में आयतन या मिलीलीटर में ले सकते हैं, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का इसमें आयतन लीटर में या मिलीलीटर में आयतन। तो फॉर्मूला क्या होती है जिससे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला का अर्थ होता है यदि विलयन का लीटर में आयतन दिया हो तो उस विलयन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या कितनी है ये कौन बताता है, हमें फॉर्मूला बताता है। तो यहाँ से फॉर्मूला का सूत्र क्या आ जाएगा, आपका जो फॉर्मूला का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का लीटर में आयतन। क्या हो जाएगा ये, विलयन का लीटर में आयतन हो जाएगा आपका क्या, विलयन का लीटर में आयतन। अब बात आती है ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है आपका, किसका, ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अर्थ होता है आपका, ग्राम सूत्र द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से याद रखना है, वो होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, माना विलेय का निकालें, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो विलेय ग्राम मात्रा जो भी उसकी ग्राम में मात्रा दी होगी जिसे हम भार भी कहते हैं, डिवाइड बाय आपका विलेय का ग्राम सूत्र, विलेय का जो भी आपका अणुभार है, एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान वो भी क्या, अणुभार, मतलब विलेय का क्या लिखना है आपको, अणुभार लिखना है। तो विलेय का, विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय विलेय का अणुभार वो क्या हो जाएगा आपका विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, विलेय का भार डिवाइड बाय विलेय का अणुभार विलयन का आयतन। यदि हम मिलीलीटर में दिया हो तो ऊपर क्या लगा देंगे 1000, विलयन का आयतन यदि मिलीलीटर में हो तो ऊपर क्या लगा देंगे हम 1000। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला का फॉर्मूला। यदि आपको पूछा जाता है परीक्षा में की फॉर्मूला क्या है तो क्या होगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान संख्या इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं और ये वाला सूत्र आप लिख देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यह दिया है आपको प्रश्न कि यदि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है तो उसकी फॉर्मूला में ज्ञात करनी। तो देखिए सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूशन लिखिए, इसे सॉल्व कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है आपका, NaCl दिया हुआ है, कितनी मात्रा दी हुई है इसकी 5.85 ग्राम। देखिए जो NaCl है उसे आपने विलयन में घोला है, जिस को घोला है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो आपका विलेय क्या हो गया, NaCl हो गया। कितने आयतन में घोले हमने विलयन के, विलयन आयतन कितना हो गया, कितना दिया प्रश्न में 500 मिलीलीटर, सॉरी 200 मिलीलीटर। जो क्वेश्चन में दिया उसे लिखना है, जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखना है, उसके अनुसार कर देना है। अब हमें निकालना होगा NaCl का भार दिया है, NaCl का अणुभार। NaCl का अणुभार आप सभी जानते हैं वो कितना होता है, पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं हम, प्रश्न नंबर पहला था जिसमें निकाले थे 58.5। अब यदि हम फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की मात्रा जो कितनी दी है आपको 5.85 गुणा 1000, यदि आपका विलेय मिलीलीटर में दिया है जो कि दिया हुआ है मिलीलीटर में 200 मिलीलीटर। फिर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना दिया है आपको, विलेय का NaCl उसका अणुभार कितना दिया है 58.5, कितना दिया है 58.5 गुणा विलयन का आयतन जो कितना है 200, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा आपका 5.85 गुणा 5/58.5। ओके, अब इस दशमलव को हमें हटाना है तो एक लिख देते हैं, ये दशमलव हट गया। कितने जीरो थे दशमलव बाद, 1 जीरो थे,
अब इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिख देंगे तो दशमलव उठ गया। इस दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? 2 शून्य है तो लिख दिए। एक से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, इससे ये कैंसिल, तो आपके फॉर्मूला कितने निकल गए? 1/2। तो आपके फॉर्मूला कितनी निकल गई? 1/2। तो हमने जाना विलियम की सांद्रता को यदि मापना है तो उसके 6 पदों के बारे में जाना, उनके फॉर्मूलों के, उनके प्रतीक के, उनकी परिभाषा के, और उन सभी पर आधारित एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है हेनरी का नियम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में। किस नियम के बारे में? हेनरी का नियम। देखिए ये नियम वास्तव में कहता क्या है। यह नियम यह कहता है, इस नियम के लिए एक शर्त है कि आपका जो ताप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अर्थात आपका जो ताप होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। नियत ताप का अर्थ है कि यदि ताप यदि 25 डिग्री सेल्सियस है तो वह 25 डिग्री सेल्सियस ही बना रहे। ऐसा नहीं कि वो 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस हो जाए, नहीं। इस नियम को यदि लागू करना है तो आपको जो ताप है वो कैसा रखना होगा? स्थिर रखना होगा। तो हेनरी का नियम जब स्थिर ताप होता है तभी क्या होता है? लागू होता है। अब हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी गैस की, जो आपकी जो भी गैस होती है जैसे कि H2 गैस, O2 गैस, उसकी द्रव में विलेयता, द्रव अर्थात पानी, द्रव मतलब कि कोई भी तरल पदार्थ, द्रव में विलेयता उस गैस पर आरोपित या जिसे लगने वाला आरोपित दाब के समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपका ताप नियत है तो यदि आप किसी गैस को किसी द्रव में मिलाते हैं तो कितना मिलेगी? वो उतना ही मिलेगी जितना कि आप उस पर दाब आरोपित करोगे। माना यह आपका एक कुछ इस प्रकार का क्या है? आपका पात्र है। इस प्रकार का क्या है? आपका पात्र है, और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अब इसमें गैस क्या होना चाहती है? मिलनी चाहती है। क्या दिख रहा है आपको? गैस है। ये जो है किसके कण है? गैस के अणु है। अब जो है ये गैस के अणु इस द्रव में मिलना चाहते हैं, तो और हम मान लेते हैं ये क्या है? आपका पिस्टन है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? ऐसा पिस्टन लगा दिया आपका, जिससे कि हम इस पर क्या करेंगे? दाब आरोपित करेंगे। अब इस पिस्टन के द्वारा हम जितना अधिक दाब लगाएंगे उतनी ही गैस क्या होगी? द्रव में। ये क्या एक प्रकार का द्रव, और यदि गैस इस द्रव में मिलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? गैस की द्रव में विलेयता। तो वो किसके समानुपाती होगी? इस दाब के। इन गैसों के अणु पर जितना अधिक दाब लगेगा उतना ही अधिक ये गैस इस द्रव में क्या होगी? विलेय होगी। विलेय होगी अर्थात घुलेगी। तो समझ आया कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर आरोपित, इस गैस पर जितना भी आरोपित दाब होगा उसकी क्या होगी? समानुपाती। अर्थात ये दाब बहुत अधिक है तो इस गैस की द्रव में विलेयता भी बहुत अधिक होगी, और यदि दाब बहुत कम है तो गैस की द्रव में विलेयता भी बहुत कम होगी। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं M is directly proportional to P। अर्थात P का मतलब क्या हुआ? यहाँ दाब, और M का मतलब क्या हुआ? गैस की मात्रा। गैस की मात्रा अर्थात क्या मतलब हुआ कि हम दाब जितना अधिक लगाएंगे गैस पर, गैस की मात्रा उतनी ही आपके द्रव में बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली बात है, यदि हम दाब ज्यादा लगाएं तो ये गैस जो यहाँ है दाब लगाने पर यहाँ जाएगी, मतलब कि घुल गई, मतलब कि गैस की मात्रा द्रव में क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। गैस की मात्रा क्या होगी? बढ़ते जाएगी। तो किसके समानुपाती? दाब के समानुपाती। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं हम गैस की मात्रा समानुपाती होती है दाब की। अब आप सभी जानते हैं जब भी समानुपातिकता का, इसे अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं, जब भी समानुपातिकता का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है। उस नियतांक को मान लीजिए KH है और ये P जैसा का वैसा, तो इस KH को क्या कहा जाता है? आपका हेनरी स्थिरांक। क्या कहा जाता है? हेनरी स्थिरांक कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। तो यही है आपका क्या, आपका हेनरी का नियम। अब ये जो आपका हेनरी का नियम है ये कई बार मोलों के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है, तो अब हम वही देखेंगे। यदि हम मोलों के संदर्भ में भी देखें तो हेनरी का नियम यही कहता है कि किसी भी विलियन में आप कोई भी विलियन ले लीजिए जो कि विलियन विलायक से मिलकर बनता है, किसी विलियन में कोई भी गैस का जो मोल अंश है, गैस का मोल अंश गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहा जाता है, समानुपाती होता है। अर्थात जैसे कि ये मान लेते हैं यह क्या है आपका, एक प्रकार से क्या आपका विलियन है और इसमें क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है। तो इसमें माना और इसके ऊपर यहाँ क्या है, गैस है, गैस कैसे हुई है, रखी हुई है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। तो मोल अंश का अर्थ आप सभी जानते हैं, हमने कुछ देर पहले बात की है कि मोल अंश के हम किस प्रकार से निकालते हैं, जो भी कोई भी एक अवयव रहता है विलियन का, उसके मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या, इसी प्रकार से निकालते हैं मोल अंश। लेकिन मोल अंश का दूसरा अर्थ यह होता है कि जो भी आपका पदार्थ है वो कितना घुला हुआ है। मोल अंश का दूसरा अर्थ क्या होता है कि आपका पदार्थ कितना घुला हुआ है। गैस का मोल अंश का अर्थ क्या हो जाएगा, गैस के मोल अंश का अर्थ हो जाएगा कि आपकी गैस इस विलियन में कितनी घुली हुई है। ये किसके समानुपाती होगी, ताप के समानुपाती होगी, ऑब्वियसली बात है। ये इस गैस का मोल अंश, अर्थात ये गैस इस विलियन में उतना ही घुलेगी जितना कि हम इस पर दाब आरोपित करेंगे। यदि ज्यादा दाब आरोपित करेंगे तो मोल अंश ज्यादा अर्थात यह ज्यादा घुलेगी। मोल अंश का अर्थ यही होता है कि जो भी आपकी गैस है वो कितनी घुली हुई है आपके विलियन में। तो किसी विलियन में गैस का मोल अंश, किसी विलियन में गैस का मोल अंश उस गैस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये मोल अंश के रूप में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि इसे यदि हम मान ले आपके गैस का मोल अंश x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्थिरांक kh इंटू p, जहां kh क्या होगा, हेनरी स्थिरांक, जहां kh क्या होगा आपका हेनरी स्थिरांक, और p का अर्थ आप सभी जानते हैं क्या होगा, दाब होगा, और इस x का अर्थ क्या होगा, गैस का मोल अंश। यदि आपको मोल अंश के संदर्भ में पूछता है तो यही लिखना है कि स्थिर ताप, हमेशा याद रखिएगा, स्थिर ताप आपको अवश्य लिखना है। स्थिर ताप पर किसी विलियन में गैस का मोल अंश गैस के दाब के समानुपाती होता है, जहां गैस के मोल अंश का अर्थ होता है गैस विलियन में कितना घुला हुआ है। तो इस हिसाब से हमने ये बना लिए और ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो ये है आपका हेनरी का नियम मोलों के संदर्भ में। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी है, हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी है कि यह जो आपका नियम है हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हम क्या देखेंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं। पहली सीमा है वो यह कहती है कि जो आपका द्रव है, द्रव में गैस को अधिक नहीं मिलना चाहिए, द्रव में गैस कम विलेय होना चाहिए, अर्थात कम मिलनी चाहिए, कम विलेय होना चाहिए। अर्थात जो आपका द्रव है, जैसे कि द्रव है तो इसमें ऐसा नहीं कि गैस पूरी की पूरी मिल जाना चाहिए। यदि पूरी की पूरी मिल गई तो यह हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन यदि कम मिलेगी तो हेनरी का नियम क्या होगा, लागू होगा। तो द्रव में गैस का कम विलेय होना चाहिए, या द्रव में गैस को कम विलेय होना चाहिए। दूसरा, जो आपका दाब है वो निम्न होना चाहिए, दाब एकदम निम्न होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं लेकिन निम्न होना चाहिए। और जो ताप है वो उच्च होना चाहिए,
वो कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अर्थात दाब अधिक है और ताप आपका निम्न है तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, किंतु यदि दाब निम्न है और ताप उच्च है तो हेनरी का नियम लागू होगा। तीसरा है कि हमेशा याद रखना कि ये जो गैस है इसको जो भी आपका विलाय है, जैसे कि यहाँ जल है उसको, तो यहाँ जो गैस है उसे विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक नहीं बनाना चाहिए। मान लेते हैं जो गैस है वो कौन सी H2 है और ये विलायक आपका H2 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका H2 है वो H2O के साथ अभिक्रिया करके कोई नया यौगिक बना ले, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है, और यदि क्या होता है, ऐसा होता है तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम केवल तभी लागू होगा जब गैस आपके विलायक के साथ कोई भी क्रिया न करे। तो ये थी हेनरी के नियम की 3 प्रमुख सीमाएं कि द्रव में गैस को कम विलेय होना चाहिए, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, और आपकी गैस को विलायक के साथ मिलकर कोई भी यौगिक नहीं बनाना चाहिए।